हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर 5 क्लास 6 एनसीईआरटी लंबाई एवं गति का मापन है। तो अब तक हमने 4 का चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 6 के कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ से ये चारों चैप्टर अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। इन चैप्टर्स का जो वीडियो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी इन वीडियोस को देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। आज का जो हमारा चैप्टर है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में देखेंगे कि कितने टॉपिक हैं हमारे चैप्टर में, और ये पार्ट 1 है जिसमें हम कितने टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 5 में हम आज ये सारे टॉपिक्स में से 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे हम कैसे मापते हैं। सेकंड टॉपिक है मानक और मात्रक। थर्ड टॉपिक है लंबाई मापने की सही विधि। फोर्थ टॉपिक है किसी वक्र रेखा की लंबाई मापना। फिफ्थ टॉपिक है स्थिति का कैसे निर्धारण होता है और गतिशील वस्तुएं। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है हम कैसे मापते हैं, इस टॉपिक में हम जो हमारे माप होती है वो किस तरह से होती है ये देखेंगे। जो हमारा सेकेंड टॉपिक है मानक मात्रक, इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हमारे क्या मापने के मानक हैं और उनके क्या मात्रक हैं। तो मानक और मात्रक दोनों ही हम सेकेंड टॉपिक में देखने वाले हैं। और थर्ड टॉपिक में हम हमारी जो लंबाई मापने की विधियां हैं वो सही विधियां कौन कौन सी हैं। तो जो हमारे ये 3 चैप्टर हैं इनको हम पार्ट फर्स्ट में कवर करेंगे, और जो हमारे ये 3 टॉपिक हैं इनको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कैसे मापते हैं। जो भी हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर स्टार्ट होता है, आप सबको पता है कि हमारे चैप्टर्स एक स्टोरी के थ्रू स्टार्ट होते हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। और सीटेट में इन्हीं स्टोरीज से पेडागोजी वाले क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। और इन स्टोरीज़ के थ्रू हम जो सीटेट के बहुत लेंदी क्वेश्चंस होते हैं उनकी लैंग्वेज को एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद और अच्छे से समझ पाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दीपा एक जिज्ञासु बालिका है। वह 11 वर्ष की है और हरियाणा प्रांत के एक नगर में रहती है। विद्यालय का नया सत्र आरंभ हो चुका है। दीपा को विद्यालय के लिए नई वर्दी चाहिए थी, उसको ड्रेस चाहिए थी। तो उसका कद पहले से बढ़ गया था, तो उसकी माँ ने उसे एक कपड़े की दुकान पे ले जाती है और वह 2 मीटर कपड़े का एक टुकड़ा मांगती है। और दुकानदार क्या करता है कि एक धातु की मापक छड़ से उस कपड़े को मापता है। उसके बाद दर्जी लचीले मापन फीते से दीपा की वर्दी का माप लेता है और उसकी माँ दर्जी से कहती है कि वर्दी की लंबाई 4 अंगुल यानी 4 अंगुली की चौड़ाई के बराबर रखे। तो क्या होता है फिर ये सब क्या होता है, दीपा देख रही होती है और वो फिर अपने फ्रेंड से जाकर बोलती है, क्या फीता और छड़ उस पैमाने के समान है जो मेरी बड़ी बहन के ज्यामिति बॉक्स में है। 4 अंगुल से माँ का क्या मतलब था। तो ये सब देखकर दीपा सोचने लगती है कि ये माँ ने क्या कहा है। दीपा अपने अनुभव विद्यालय के मित्र जो उसके फ्रेंड्स थे उनके साथ वो शेयर करती है और फिर सोचने लगती है। सभी फ्रेंड्स आपस में बातचीत करते हैं और उसके बाद अपने अपनी जो अनुभव होते हैं उनको शेयर करते हैं, जिसमें कि हरदीप कहता है, मैंने अपनी दादी माँ को अपने हाथ की लंबाई से कपड़ा मापते हुए देखा है। क्या आपने कभी किसी किसान को अपने खेत की क्यारियाँ बनाने के लिए खेत की लंबाई मापते हुए देखा है। वह चलता जाता है, अपने कदमों की संख्या गिनता जाता है, पद्मा कहती है। तो ये सारे जो हमारे पुराने लंबाई के मापक हुआ करते थे और ये हमारे अपने तरीके हुआ करते थे। कदम ही नहीं, कभी कभी वे मापने के लिए अपने पैर के पंजे की लंबाई का भी उपयोग करते थे, ऐसा अनीस ने कहा। दीपा उत्साह से कहती है, शरीर के अंगों का उपयोग कर लंबाई मापना बहुत ही रोचक होगा। चलो हम सब भी अपने शरीर का उपयोग, अंगों का उपयोग करके कुछ मापते हैं। तो दीपा क्या करती है, सब लोग मिलके अपने हाथ से कुछ टेबल वगैरह मापना शुरू करते हैं। और इसमें क्या होता है,
पद्मा बात आगे बढ़ाते हुए कहती है, और इसको मापने के लिए हम शरीर का किस अंग का उपयोग करेंगे? तो दीपा कहती है, हम हाथ के पंजे की चौड़ाई का उपयोग करते हैं। तो यही हम हाथ के पंजे की चौड़ाई का उपयोग करते हैं। मैं दिखाती हूँ कि यह कैसे किया जाता है। मैंने अपनी माँ को इसका उपयोग करते हुए देखा है। तो आपने अभी स्टोरी में ऊपर देखा कि माँ दर्जी की जो दुकान होती है वहाँ पे कैसे माप रही होती है, तो वही चीज़ दीपा सीखती है और यहाँ प्रयोग करती है। तो बालिशत बोलते हैं अपने हाथ के पंजे, एक पंजे को बालिशत बोलते हैं, जिसको हैंड स्पैन कहते हैं। हरदीप ने कहा, अच्छा आओ हम अपने माप को अंकित भी करते हैं। तो सारे बच्चों ने अपने अपने बालिशत से टेबल को मापा और उसमें किसके कितने बालिशत हुए हैं ये एक टेबल बना के नोट किया। अनीस ने जो अपने बालिशतों की संख्या नोट की वो 13 से थोड़ा अधिक थी। पद्मा की 13 बालिशतों की संख्या थी और तस्नीम ने 13 से थोड़े कम, और दीपा 13 व 14 के बीच में, और हरदीप 14। तो इस तरीके से इन्होंने टेबल को अपने बालिशत यानी हाथ के पंजे या हैंड स्पैन की सहायता से मापा। लेकिन इन सब की जो टेबल में माप आई है वो एकदम अलग अलग थी, किसी की माप सेम थी नहीं। तो फिर आगे क्या होता है? पद्मा कहती है, अरे मेज की लंबाई के माप में हम सभी के बालिशतों की संख्या तो भिन्न भिन्न प्राप्त हुई है। तब हम बालिशतों में मेज की लंबाई के बारे में क्या कह सकते हैं, परंतु ये संख्याएं भिन्न क्यों होनी चाहिए? हरदीप विचारपूर्वक पूछता है। अब ये सारे लोग कंफ्यूज हो गए कि मेज की जो वास्तविक लंबाई है वो क्या है। अनीस ने सुझाया, आओ इसकी जांच करते हैं। अब उन पांचों ने अपने अपने बालिशत एक दूसरे के हाथ पर रखे और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हमारी बालिशतों की लंबाई भिन्न भिन्न है। यही कारण है कि मेज की भी लंबाई भिन्न भिन्न आ रही है। फिर उसके बाद क्या होता है? जब दीपा और उसके साथी अपने अपने बालिशतों की लंबाई से मेज की लंबाई की तुलना करते हैं, तब मेज की लंबाई बालिशतों की संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। यहाँ मापन के लिए उपयोग में लाया गया बालिशत एकमात्र यूनिट का उदाहरण है। बालिशत क्या है? एकमात्र यूनिट का उदाहरण है। अतः हम लंबाई को दो भागों में व्यक्त कर सकते हैं, संख्या और मात्रक। संख्या और मात्रक दो भागों में हम इसको डिवाइड करेंगे। उदाहरण के लिए यदि मेज की लंबाई 13 बालिशत है तो 13 क्या है? संख्या हो गई, और बालिशत क्या है? उसकी यूनिट मात्रक हो गया, उसका मापन हो गया। तो बालिशत क्या है? बालिशत को मात्रक के रूप में हम देखते हैं और 13 को हम संख्या के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पर आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखी कि हम लंबाई को दो भागों में व्यक्त करते हैं। पहला भाग है संख्या और दूसरा भाग है मात्रक। तो संख्या और मात्रक यहाँ पर दो भाग हैं, संख्या और दूसरा भाग है हमारा मात्रक। तो अगर हमारे जो मापन हुआ है 13 बालिशत हुआ है, तो 13 हमारी संख्या है और बालिशत हमारा मात्रक है। बालिशत क्या है? हमारा मात्रक है। बालिशत हमारा मात्रक है। तो आगे देखते हैं। बालिशत और उसके समान अन्य मात्रक जैसे हाथ, पैर, मुट्ठी या अंगुली की लंबाई भिन्न भिन्न व्यक्तियों की भिन्न भिन्न हो सकती है। अतः एक ऐसे मात्रक की आवश्यकता है जिससे अलग अलग लोगों द्वारा लिया गया एक ही लंबाई का माप समान हो। तो यहाँ पर इन बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारे पास एक ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिससे हम सब मापें और उसकी लंबाई सेम होनी चाहिए। तो प्राचीन काल से ही भारत में मापन प्रणालियों का एक समृद्ध इतिहास रहा है। प्राचीन भारतीय साहित्य में कुछ मात्रकों का वर्णन है, जैसे अंगुल, अंगुली की चौड़ाई, बहुअंगुल, धनुष, योजन आदि। उनका उपयोग कलाकृतियों, वास्तुकला और नगर नियोजन में होता था। बढ़ई और दर्जी जैसे पारंपरिक शिल्पकार आज भी अंगुल का उपयोग करते हैं। सिंधु, सरस्वती, हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन स्थलों से प्राप्त अनेक वस्तुओं में रेखांकित चिन्ह पाए गए हैं जो पैमाने हो सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने हमें प्राचीन काल में जो हमारी भारत में मापन प्रणालियाँ थी वो काफ़ी समृद्ध थी
और आज के समय में क्या हो रहा है, मानक और मात्रक। अब हमारा दूसरा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है और इसी के साथ हम समझेंगे कि आज के हमारे जो यूज़ किए जा रहे हैं मापन में वो सब क्या प्रणालियाँ हैं। तो आज की मात्रक, संसार के विभिन्न भागों में समय के साथ विभिन्न मात्रक प्रणालियाँ विकसित हुई हैं, तथापि जब लोगों ने एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करना आरंभ किया, तब इससे बहुत भ्रम उत्पन्न हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि संसार के विभिन्न देश एक साथ आए और मापन के मानक मात्रकों के विषय में एकमत होने लगे और उन्हें अपनाने लगे। आजकल उपयोग में लाई जाने वाली मात्रक प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली अथवा SI इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं, जिसका SI शॉर्टकट है। तो मात्रकों के रूप में जाना जाता है। SI मात्रक क्या होते हैं? लंबाई का SI मात्रक मीटर होता है। तो इसका जो डिनोट करते हैं, इसका जो प्रतीक होता है वो M होता है। ये हम सब लोग जानते हैं। तो लंबाई का SI मात्रक मीटर होता है, इसको हम M से डिनोट करते हैं। एक मीटर पैमाना दर्शाया गया है। एक मीटर M को 100 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक भाग को 1 सेंटीमीटर कहते हैं। संभवतः आप मीटर पैमाने के एक छोटे से भाग से परिचित हैं। आमतौर पर 15 सेंटीमीटर लंबा होता है और 15 सेंटीमीटर पैमाने को देखना है। 0 से 15 तक अंकन है। दो बड़े चिन्हों के बीच के भाग की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, जैसे 1 से 2 के बीच अथवा 5 से 6 के बीच। 1 सेंटीमीटर लंबाई के भाग को 10 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। इन छोटे भागों की प्रत्येक की लंबाई मिलीमीटर कहते हैं। 1 मिलीमीटर लंबाई का वह सबसे छोटा मान है जिससे आप इस पैमाने का उपयोग कर सकते हैं। तो इन्होंने बताया है कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हैं, फिर उसके बाद मिलीमीटर हैं। तो इस तरीके से ये पूरा हमारा पैमाना है। ये 1 मीटर पैमाना था और उसके बाद ये जो हमने देखा अंकन वाला पैमाना, ये 15 सेंटीमीटर लंबाई का पैमाना है। ये भी इसमें इस तरीके का अंकन किया गया है। 1 2 3 इसमें 1 सेंटीमीटर से लेके 15 सेंटीमीटर तक। जो छोटे छोटे कॉलम्स थे वो मिलीमीटर में थे। अभी पहले आपने सब कुछ पढ़ा है तो इस तरीके का हमारा ये 15 सेंटीमीटर वाला पैमाना है। बड़ी लंबाई मापने के लिए हम बड़े किलोमीटर का उपयोग करते हैं जो 1000 मीटर के बराबर होता है, और छोटी लंबाई मापने के लिए हम छोटे मात्रक का उपयोग करते हैं जो सेंटीमीटर या मिलीमीटर में होते हैं। तो जो बड़े पैमाने होते हैं उनके लिए हम किलोमीटर का यूज़ करते हैं, और जो छोटे होते हैं उनके लिए हम सेंटीमीटर या मिलीमीटर का यूज़ करते हैं। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो ये आज आपको इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें बेसिक से दी हुई हैं, जो आपको आगे का जो लेवल है उसे समझने में, या जो 8th 7th 8th 9th 10th की जो बुक आएंगी उसमें इसे और डिटेल से समझाया जाएगा। तो यहाँ पर अभी इतना ही बताया गया है। आपने कुछ पैमाने को इस पैमानों में एक अन्य प्रकार का अंकन भी देखा होगा। इन पैमानों में यह अंकन इंच में है, जहाँ 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर का होता है। तो 1 इंच हमारा कितना होता है? 2.54 सेंटीमीटर का। अगेन 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो ये आपको लर्न करके रखना है। सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। और यहाँ पर 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। पहले के दिनों में लंबाई मापने के लिए इंच, फुट जैसे मात्रकों का उपयोग किया जाता था, और इनका उपयोग अभी भी कुछ लोग करते हैं। अब हमारा थर्ड टॉपिक है लंबाई मापने की सही विधि क्या है। अभी तक हमने देखा कि जो हम मापन कैसे करते हैं, तो जो हमारे घरों में हमारे पुराने लोग जो थे, जो यूज़ किया करते थे अपने
अपने हाथ का यूज, पंजों का यूज, किसान खेत में कदमों का यूज। और अब हमने अगेन देखा कि जो हमारा दूसरा टॉपिक था उसमें जो हमारे पुराने पैमाने थे वो कैसे थे, और अब हम देख रहे हैं कि लंबाई मापने की सही विधि क्या होती है। तो किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए हमें एक उपयुक्त पैमाने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए यदि आपको अपनी पेंसिल की लंबाई मापनी है तो आप 15 सेंटीमीटर पैमाने का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार किसी कक्ष की ऊंचाई मापने के लिए पैमाना या फीता की आवश्यकता पड़ सकती है। किसी वृक्ष के तने की मोटाई अथवा अपनी छाती के आकार के माप के लिए आप सीधे तौर पर मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसे मापों के लिए दर्जी के फीते जैसा लचीला मापन फीता अधिक उपयोग होता है। लंबाई का मापन करते समय हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी होती हैं। हमें पैमाने को किस तरीके से रखना चाहिए, तो हमने देखा है कि इस टॉपिक में कहा गया है कि हमें लंबाई मापने की सही विधि को सीखना है। तो अब हमें जो हमारा पैमाना होता है ना, उसको कैसे रखना है। पैमाने को वस्तु के संपर्क में इसकी लंबाई के अनुदिश रखना है, मतलब जैसी वस्तु है उसके साथ साथ रखना है। फिर आगे क्या, जैसे आपने डायग्राम में देखा, ये इसका सही तरीका है और ये इसका गलत तरीका है। पैमाने को पढ़ते समय आँख की सही स्थिति क्या होनी चाहिए। उदाहरण नंबर जो हमारा खा है, उदाहरण के लिए यदि आप एक पेंसिल को पैमाने के साथ संरेखित कर उसकी माप लेने का प्रयास कर रहे हैं तो आपकी आँख की स्थिति पेंसिल की नोक के ठीक ऊपर होनी चाहिए, और आँख की सही स्थिति क्या है, खा है। तो हमारी ये स्थिति होनी चाहिए। यदि पैमाने के सिरे टूटे हों तो लंबाई का मापन कैसे करें। कभी कभी हमारे घरों में क्या होता है कि जो हम पैमाने लाते हैं वो कहीं से भी गिर के थोड़े बहुत टूट जाते हैं, तो क्या उनके टूटने के बाद भी हम मापन कर, तो यदि पैमाने के सिरे टूटे हैं या शून्यांक स्पष्ट नहीं है तब भी हम इसका उपयोग मापन के लिए किया जा सकता है। ऐसे पैमाने के लिए किसी अन्य पूर्णांक जैसे 1.0 सेंटीमीटर का उपयोग कर सकते हैं। इसके उपरांत आपको दूसरे सिरे के पाठ्यांक से इसके पूर्णांक के पाठ्यांक को घटाना चाहिए। उदाहरण के लिए एक सिरे का पाठ्यांक 1.0 सेंटीमीटर है, दूसरे सिरे का पाठ्यांक 10.4 सेंटीमीटर है, अतः वस्तु की लंबाई 10.4 सेंटीमीटर में से माइनस कर देंगे 9.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये एक डायग्राम में समझाया गया है। ये इस तरीके से इसके किनारे टूटे हुए हैं, तो हमने इसको यहाँ से यूज किया है, और इस तरीके से इसकी लंबाई को मापा है। दृष्टिबाधित जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कैसे लंबाई मापन करते हैं, तो उभरे अंकन बिंदु वाले जो पैमाने होते हैं उनको स्पर्श से महसूस किया जा सकता है, और वहाँ से दृष्टिबाधित विद्यार्थी लंबाई का मापन करते हैं। तो आपने सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे दृष्टिबाधित, और ये कैसे अब इनको पढ़ाना चाहिए समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। तो आगे देखते हैं। जब भी हम लंबाई लिखते हैं तो लंबाई लिखते समय हमें मात्रक जरूर लिखना चाहिए, उसकी यूनिट और संख्या दोनों का ही हमें ध्यान रखना चाहिए। अभी आपने देखा कि लंबाई के 2 पार्ट होते हैं, अतः आपके परिणाम के 2 भाग होंगे, एक भाग अंक और दूसरा भाग मापन का मात्रक। आपकी कक्षा में आपके कुछ मित्रों ने उन्हीं वस्तुओं की लंबाई मापी होगी जिनका मापन आपने किया है। आपके द्वारा मापी गई किसी वस्तु की लंबाई की तुलना में अपने मित्रों द्वारा मापी गई उसी वस्तु की लंबाई से करें। क्या मापी गई लंबाई समान है या थोड़ी भिन्न है। यदि समान नहीं है तो भिन्न होने के संभावित कारणों पर चर्चा करें। तो इसमें बहुत सारे क्रियाकलाप दिए रहते हैं। मात्रकों के प्रतीक हिंदी में भी वही रहते हैं जो हम अंग्रेजी में लिखते हैं, अतः किलोमीटर का संकेत km, मीटर का m, सेंटीमीटर का cm, मिलीमीटर का संकेत mm लिखा जाएगा। ध्यान दें कि इन संकेतों का पहला अक्षर भी अंग्रेजी वर्णमाला का स्मॉल लेटर है तब तक कि ये वाक्य के आरंभ में ना आए, तब तक इनका जो लेटर होता है वो कैपिटल नहीं होता है। मात्रकों और उनके संकेतों के बहुवचन भी नहीं होते हैं, इसीलिए इनके अंत में एस नहीं लगा सकते। मात्रक के संकेत के अंत में बिंदु का चिन्ह भी नहीं लगाया जाता है। लंबाई का मान लिखते समय संख्या और मात्रक के बीच में थोड़ा स्थान छोड़ना होता है। तो इस तरीके से आपने जो 3 टॉपिक थे वो पढ़े। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो
इसी वीडियो के पार्ट 2 में करेंगे। तो पार्ट 2 में हम देखेंगे आगे के 3 टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।